आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आज का ये स्पेशल एडिशन बहुत खास है क्योंकि मॉस्को में मृत्यु का आह्वान हुआ है। ये बात सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सच है। पुतिन के आध्यात्मिक गुरु और मॉस्को के पोप ने रूस के लोगों से कहा है कि यूक्रेन में मरोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। सवाल यह है कि क्या पोप भी अब पुतिन की लिखी हुई जंग वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? आखिर अब यूक्रेन में धर्म वाला कार्ड क्यों खेला जा रहा है? आखिर पुतिन के कैंप में क्या चल रहा है? ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। पुतिन को जंग में जीत चाहिए, रास्ता चाहे कोई भी हो। पुतिन यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर रूस का झंडा लहरा देना चाहते हैं। खार्किव में पुतिन को जो पराजय मिली है, उसने पुतिन के सपनों को जरूर तोड़ा है, लेकिन पुतिन को उम्मीद अब भी है। अब पुतिन को उम्मीद है उस सर्वशक्तिमान से। कैसे अब युद्ध में विजय के लिए पुतिन ने दैवीय शक्तियों से प्रार्थना की है। कैसे पुतिन के लिए खुद मॉस्को के पोप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और कैसे पुतिन ने अब छेड़ दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ सबसे बड़ा धर्म युद्ध। ये पुतिन का धर्म युद्ध है। आखिर कौन है मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप पैट्रियार्क किरिल, जिनको पुतिन मानते हैं अपना आध्यात्मिक गुरु और जो केजीबी में भी पुतिन के थे सीनियर? इन सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले बात करेंगे पोप पैट्रियार्क किरिल की, जो पुतिन के सबसे बड़े गुरु, मार्गदर्शक और स्पिरिचुअल लीडर है। जब खार्किव में पुतिन की आर्मी हार गई तो मॉस्को के अंदर एक ऐसा शख्स भी था जो पुतिन से भी ज्यादा दुखी था और जिसको पुतिन की सबसे ज्यादा चिंता थी। वो शख्स कोई और नहीं, पुतिन के गुरु, मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के सबसे बड़े पोप पैट्रियार्क किरिल थे। पैट्रियार्क किरिल ने खुद चर्च के अंदर पुतिन के लिए विशेष प्रार्थना की, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне। और ईसा मसीह से प्रार्थना करी कि रूस के सुप्रीम कमांडर पुतिन को दिव्य शक्तियां मिले और विजय को प्राप्त करें। И одновременно, и вот мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. पुतिन के लिए यह वक्त बेहद कठिन है। यूक्रेन के अंदर पुतिन की फौजें भीषण चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पुतिन के सामने भरोसे का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। आखिर पुतिन भरोसा किस पर करें? पुतिन एक एक करके अपने जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। पुतिन अपने उपरक्षा मंत्री को बर्खास्त कर चुके हैं। रूस के स्टेट मीडिया के तमाम टीवी न्यूज एंकर पुतिन के लिए प्रोपेगेंडा चलाते थे, लेकिन खार्किव में हार के बाद पुतिन के इन चीयर लीडर्स की बातों पर भी रूस में कोई भरोसा नहीं कर रहा। तो अब पुतिन आखिर भरोसा करें तो किस पर? लेकिन पुतिन को अब भी एक शख्स पर पूरा भरोसा है और वो है पुतिन के आध्यात्मिक गुरु पैट्रियार्क किरिल,
जिन्होंने ऐलान किया है कि जो भी रूस के लिए युद्ध लड़ता हुआ यूक्रेन के अंदर मारा जाएगा, उसके सारे पाप ईश्वर क्षमा कर देंगे। पहले ये सुनिए कि कैसे पुतिन के गुरु ने रूस के लोगों का आह्वान किया है। И одновременно церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. दरअसल पेट्रियार्क किरिल ने ऐसा क्यों किया? पुतिन को इस बात पर पूरा भरोसा था कि अगर रूस के पास सैनिकों की कमी होगी तो उनकी एक अपील पर रूस के लाखों लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस में पुतिन के इस प्लान का विरोध हो रहा है। शायद इसीलिए रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से एक संदेश मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च में पेट्रियार्क किरिल के पास पहुंचाया गया। और इसके बाद पेट्रियार्क किरिल ने यह ऐलान किया कि रूस के लोग यूक्रेन में लड़ने के लिए जाएं, क्योंकि अगर यूक्रेन में रूस के लोगों की लड़ते हुए मौत होगी तो ईश्वर उनके सारे पाप क्षमा कर देगा। ये सीधे सीधे पुतिन की तरफ से धर्मयुद्ध का ऐलान है। पेट्रियार्क किरिल ने जो डायलॉग बोले हैं उसकी पूरी स्क्रिप्ट पुतिन ने लिखी है। 48-51 плюс. आखिर पुतिन और पोप पेट्रियार्क किरिल इतने करीब क्यों हैं? आखिर पोप ने कैसे पुतिन को इस बात के लिए उकसाया कि यूक्रेन पर हमला किया जाना सही है? यूक्रेन के युद्ध को सही ठहराने के लिए पोप पेट्रियार्क ने पुतिन को एक ऐतिहासिक कहानी सुनाई है। पेट्रियार्क ने कहा है कि आज से 1000 साल पहले यूक्रेन में कीव का एक राजा हुआ जिसका नाम था व्लादिमीर स्वियातोस्लाविच। दुनिया इस राजा को व्लादिमीर द ग्रेट के नाम से जानती है। कीव के इस राजा ने यूक्रेन में ईसाई धर्म का प्रचार किया। यही वजह है कि कीव को रूस की आध्यात्मिक राजधानी की तरह माना जाता है। पेट्रियार्क मानते हैं कि मॉस्को रूस की पॉलिटिकल कैपिटल है और कीव रूस का स्पिरिचुअल कैपिटल है। रूस के राजा व्लादिमीर द ग्रेट की समाधि भी यूक्रेन की राजधानी चर्च ऑफ द थीथिस में मौजूद है। पुतिन के गुरु पेट्रियार्क किरिल ने पुतिन को यह कहकर यूक्रेन पर हमला करने के लिए उकसाया कि जिस तरह से रूस के राजा व्लादिमीर द ग्रेट ने यूक्रेन के कीव शहर को अपनी आध्यात्मिक राजधानी बनाया था, ठीक वैसे ही व्लादिमीर पुतिन भी यूक्रेन पर फतेह हासिल करेंगे। यानी यूक्रेन की जंग के पीछे पुतिन को प्रेरणा देने का काम पेट्रियार्क किरिल ने ही किया था। पेट्रियार्क किरिल का प्रभाव कितना ज्यादा है उसके लिए रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। लेकिन पेट्रियार्क किरिल का सम्मान इतना ज्यादा है कि खुद पुतिन उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और यह आशीर्वाद युद्ध में विजय के लिए भी है। ये तस्वीरें साल 2018 की हैं, जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो आशीर्वाद लेने के लिए पेट्रियार्क किरिल के मॉस्को में मौजूद ऑर्थोडॉक्स चर्च में गए। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी जब चर्च के पोप और पादरी पुतिन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पुतिन के रिश्ते पेट्रियार्क से कितने करीब हैं, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पुतिन पेट्रियार्क से न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक सलाह मशवरा भी करते हैं। फोर्ब्स की पत्रिका के मुताबिक पेट्रियार्क किरिल मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप बनने से पहले केजीबी में जासूस थे। केजीबी में पेट्रियार्क पुतिन की सीनियर थे और पुतिन और पेट्रियार्क की बातचीत के दौरान ही पुतिन को यह पता चला कि पुतिन का बैप्टिज्म पेट्रियार्क के पिता ने ही किया था। ये बात खुद पुतिन ने कही है।
назад, несколько лет назад, а как он в церковь пришел? Он говорит, отец был священником. Я говорю, да, а где он служил? Он говорит, в Ленинграде. Я говорю, а в какие годы? Он называет промежуток времени, там, не помню, 50-го года, там, 56-й, 7-й. Я говорю, а в каком соборе он служил, в какой церкви? Он говорит, в Преображенском соборе. Я так уже насторожился. Говорю, а как звали вашего отца? Он говорит, Михаил. Я говорю, а вы можете мне сказать, в это время там другие Михаилы служили? Он говорит, нет, отец был один Михаил. И я ему говорю, знаете что, похоже, ваш отец меня крестил. खार्किव तो पुतिन हार ही चुके हैं, लेकिन अब पुतिन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज लुहांस्क और डोनेस्क यानी पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। और इसके लिए पुतिन ने फौरन डॉनबास में जनमत संग्रह का काम शुरू कर दिया है। दरअसल पुतिन चाहते हैं कि जनमत संग्रह करवाकर इन दोनों इलाकों को रूस का वैध हिस्सा साबित कर देंगे, ताकि जब यूक्रेन डॉनबास को दोबारा हासिल करने की कोशिश करे तो पुतिन रूस की जनता से ये कह सकें कि यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की पूरी नजर इस वक्त डोनेस्क पर लगी है, जहां इस वक्त जबरदस्त जंग चल रही है। Особливо гостра ситуація на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас все ще ціль номер один. Попри очевидну безглуздість війни для Росії і втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині, напевно, увійдуть в історію воїн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємось, що ऐसी स्थिति में पुतिन के सामने विकल्प क्या है? ताबड़तोड़ मिसाइलों और रॉकेट से हमला, जो लगातार रूस की सेना के द्वारा किए जा रहे हैं। क्रामाटोर्स्क में रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। यहाँ कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अपार्टमेंट्स में लगे हुए कांच टूटकर नीचे गिर गए हैं, दीवारों को नुकसान पहुंचा है। और सबसे ज्यादा परेशान है यूक्रेन के लोग, जो रात भर हमलों से काफी भयभीत हो गए हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस और बेलारूस की सीमा से सटे लातविया में अमेरिका ने अपने घातक हथियार हिमार्स को तैनात कर दिया है। हिमार्स ऐसा हथियार है जिसने यूक्रेन युद्ध को पलट दिया है, रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में उसी हिमार्स का रूस के पड़ोसी नेटो देश में तैनात करना बाइडेन ने इस पर चाल चली है। क्या अब पुतिन के डरने का टाइम आ चुका है? इस स्पेशल रिपोर्ट को गौर से देखिए। रूस के पड़ोस पहुंचा पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन। ये पुतिन के उसी दुश्मन का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका भी अब खुल्लम खुल्ला युद्ध पर उतर आया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर क्या पुतिन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटेगा? सबसे बड़ा डर यही सता रहा है। इन तस्वीरों को रिलीज करके बाइडेन ने बता दिया है कि अमेरिका की फौज के साथ साथ उसके घातक दिव्यास्त्र भी अब रूस के पड़ोस में लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। अगर पुतिन इस वीडियो को देख लेंगे तो व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम हाइमार्स है, पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला जाना पहचाना हथियार।
रूस के पड़ोस में हाइमार्स की मौजूदगी की खबर पुतिन के बहुत बड़े प्लान को अंजाम पर पहुंचने से पहले ही मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि पुतिन का ये सबसे बड़ा दुश्मन लातविया में पहुंच गया है, वो भी पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन से 885 किलोमीटर दूर, एक ऐसे देश में जो रूस से 214 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और उससे भी बड़ा लातविया नेटो में शामिल है। लातविया अरसे से हाइमार्स की मांग करता रहा था। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद ही इस बात का खौफ सता रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना लातविया बन सकता है। जैसे यूक्रेन पर रूस ने अपने देश के साथ साथ बेलारूस के रास्ते हमला बोला था, ठीक वैसे ही लातविया भी यूक्रेन की तरह रूस और बेलारूस से बॉर्डर बनाता है। ऐसी खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल ही था। बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसलिए सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना। पुतिन का प्लान नेटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा जमाने का हो सकता है। द सन के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन पूर्वी यूरोप के और देशों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ बढ़ा रहे हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन, बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने की है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। यही वजह है कि लातविया में हाइमार्स भेजकर अमेरिका ने रूस को उसी हथियार से घेरना शुरू कर दिया, जिस हथियार के दम पर यूक्रेन ने रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लातविया पहुंचा हाइमार्स क्यों पुतिन को दबाव में लाने वाला है, इसका अंदाजा आपको यूक्रेन युद्ध में हाइमार्स के परफॉर्मेंस से लग जाएगा। हाइमार्स अमेरिका का बनाया एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। ये यूक्रेन की ही एक जगह है, लेकिन लोकेशन को गुप्त रखा गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस की आर्मी पर निशाना लगाने के लिए यूक्रेन के फौजी हाइमार्स की यूनिट में बैठे हुए हैं और इस यूनिट को एक सीक्रेट लोकेशन पर सूरज ढलने के बाद ले जाया जा रहा है। रात के ही अंधेरे में यूक्रेन की आर्मी ने इस हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को इंस्टॉल कर दिया और फिर शुरू हुए रूस के ठिकानों पर रॉकेट हमले। अमेरिका ने हाइमार्स में लगने वाले रॉकेट मीडियम रेंज के दिए हैं। हाइमार्स रॉकेट से रूस को कितना बड़ा खतरा होगा, इसे लेकर जब पुतिन से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या जवाब मिला। С самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть Буки, Торы, Панцири. Работают в высшей степени эффективно. आपने पुतिन की जुबान से सुनी। यूक्रेन में हाइमार्स की तबाही देखी, कैसे रूस की पोजीशन पर जेलेंस्की की फौज ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया, कैसे हाइमार्स ने रूस को इन इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जहां पुतिन की फौज ने अपने पैर जमा लिए थे। जर्मनी की मीडिया डॉशे विले ने बताया कि हाइमार्स तो रूस के हथियार डिपो को तबाह कर रहा है। ब्रिटेन के एक्सप्रेस ने लिखा कि पुतिन के पायलट अब हाइमार्स का शिकार बन रहे हैं। डेली मेल की खबर में तो यह दावा किया गया कि रूस की सेना के 12 अफसर हाइमार्स के हमले में मारे गए। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है।
20,000 किलोमीटर में करीब 1215 किलोमीटर सीमा रूस नेटो देशों के साथ साझा करता है, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती है। नेटो को रूस अपना दुश्मन मानता है और अमेरिका रूस के पड़ोस में नेटो का विस्तार चाहता है। दरअसल रूस को अपने पड़ोस में नेटो के सैन्य ठिकानों की मौजूदगी पसंद नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर रूस सीधे सीधे नेटो के निशाने पर आ जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने अपने हथियारों का गोदाम यूक्रेन के लिए खोल दिया। देखा जाए तो जेलेंस्की का बंकर जब भी टूटने की कगार पर पहुंचा, बाइडेन अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालते हैं जो जेलेंस्की की जान बचा लेता है। इससे पहले उनके पिटारे में से जैवलिन मिसाइल निकली, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाइडेन के पिटारे से स्टिंगर मिसाइल भी निकली, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जहां चाहा वहां गिराया। बाइडेन के पिटारे से M777 तोप भी निकली, जिससे जेलेंस्की ने फौरन बमबारी शुरू कर दी। बाइडेन के पिटारे से हाई मार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी निकला, जिसे जेलेंस्की ने तैनात कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की बड़ी ताकत बना हुआ है और इसे लेकर जेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। और अब रूस की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने लातविया में भी हाई मार्स उतार दिए हैं, जिससे रूस का हमदर्द बेलारूस भी टेंशन में आ गया है। चीन अमेरिका के बराबर या फिर उससे भी बड़ी सुपर पावर बनने की ख्वाहिश पाले हुए है, लिहाजा अपनी इस चाहत के चलते वो ऐसे घातक हथियार विकसित कर रहा है जो अमेरिका का सिरदर्द बढ़ा सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जिस तेजी से अपने घातक हथियार बना रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि वो अमेरिका से सीधी जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन जिस तरह अपने घातक हथियारों की नुमाइश कर अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है, वो अमेरिका के लिए भी परेशानी का सबब बन चुका है। कर रहा जंग की तैयारी। अमेरिका की तर्ज पर बना रहा ड्रोन स्क्वाड्रन। चीन ने विकसित की अंडर वाटर कम्युनिकेशन तकनीक। अमेरिका से सीधी जंग लड़ेगा चीन। क्या ताइवान पर चीन अमेरिका से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है? क्या चीन अमेरिका से जंग लड़ने का मन बना चुका है या फिर चीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन का सरकारी मीडिया तंत्र जिस तरह के दावे कर रहा है, उन्हें देखकर तो लगता है कि चीन कॉम्बैट रेडी यानी जंग के लिए तैयार हो रहा है। चीन न सिर्फ जंग की तैयारी कर रहा है, बल्कि वो भी ठीक अमेरिका की ही तर्ज पर काम कर रहा है। इससे पहले हम आपको चीन की तैयारियों के बारे में तफसील से जानकारी दें। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी बिना पर चीन ये दावे कर रहा है। चीन की वायुसेना बेस के एक हैंगर से निकलता ये चीन का 5th जनरेशन चेंगडू J-20 फाइटर जेट है। चीनी वायुसेना ने दावा किया है कि उसका ये विमान दुश्मनों के स्टेल्थ फाइटर जेट को खोजकर ट्रैप कर सकता है। चीन के J-20 लड़ाकू विमान माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। चीन का ये लड़ाकू विमान आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। 它所有的信息都有，而你就去筛选
有用的信息啊。那么在进攻作战当中，它是一把利剑，同时在防御作战当中，它是一把坚固的盾牌。साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक खबर के मुताबिक चीन की वायुसेना ने अब ये दावा किया है कि उसने अपने सबसे आधुनिक और घातक फाइटर जेट यानी J-20 को अपग्रेड कर दिया है। यानी J-20 फाइटर जेट को 2 पायलट उड़ा सकते हैं। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच, ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन करीब 13 मीटर से 13.5 मीटर के बीच है। J-20 37,013 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। ये लड़ाकू विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि J-20 2000 किलोमीटर के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और उसका ये फाइटर जेट तमाम आधुनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है।歼20的隐身飞机在战场出现的时候，是对敌人的一个很大的威慑。当这装备有升级，那就里面的运用的方法就更千变万化，能出更多新的一种战法出来。चीन की वायुसेना का ये भी दावा है कि इन तमाम खूबियों के साथ साथ अब उसने अपने इस घातक फाइटर जेट को ड्रोन विंगमैन तकनीक से भी लैस कर दिया है। दरअसल ये ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें एक फाइटर जेट के साथ एक नहीं बल्कि कई ड्रोन उड़ान भरते हैं और जंग की सूरत में ये तमाम ड्रोन एक फाइटर जेट का रोल निभाते हैं। फाइटर जेट के साथ उड़ान भर रहे सभी ड्रोन का कंट्रोल फाइटर जेट के पायलट के हाथ में रहता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ठीक उसी तरह से अपनी वायुसेना को कॉम्बैट रेडी कर रहा है जिस तरह अमेरिका कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि चीन ने अपने J-20 लड़ाकू विमान को अमेरिका के F-35 को कॉपी कर बनाया है। ये तो रही चीन के J-20 फाइटर जेट की जानकारी। आइए अब आपको चीन का वो ड्रोन दिखाते हैं जिसे उसने J-20 जेट के साथ उड़ान भरने के लिए विकसित किया है। हवा में उड़ान भरता ये चीन का GJ-2 ड्रोन है। इसे विंगलुंग 2 के नाम से भी जाना जाता है। चीन का दावा है कि GJ-2 की बदौलत वो अपने दुश्मनों की जासूसी और उन पर नजर रखने के साथ साथ इसका इस्तेमाल उन्हें तबाह करने के लिए भी कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन का दावा है कि अपनी वायुसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उसने अपनी पहली ड्रोन स्क्वाड्रन भी तैयार कर ली है। चीन का दावा है कि GJ-2 ड्रोन 370 किलोमीटर की रफ्तार से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। GJ-2 ड्रोन की लंबाई 11 मीटर, ऊंचाई 4.1 मीटर और विंग स्पैन 20.5 मीटर है। इस ड्रोन का वजन 400 किलोग्राम है और इसे 480 किलोग्राम तक के हथियारों से लैस किया जा सकता है। GJ-2 ड्रोन अपने साथ 12 लेजर गाइडेड बम और मिसाइल ले जा सकता है। इसके अलावा इस पर FT-9, GB-3 लेजर गाइडेड बम और TL-10 बम भी फिट किए जा सकते हैं। चीन का दावा है कि उसका ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और 1500 किलोमीटर के रेडियस में ऑपरेट कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन का तो यहाँ तक दावा है कि GJ-2 ड्रोन किसी भी स्टेशन या पोस्ट को टारगेट कर सकता है या फिर किसी चलती है कि N9 से ज्यादा और घातक है। 翼龙2无人机进行了不同高度的盘旋飞行，开展了公网、专网和超短波3个频段的应急通信保障测试。 अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बनने की ख्वाहिश रखने के चलते चीन ने एक और बड़ा दावा किया है। दरअसल चीन ने यह दावा किया है कि उसके साइंसदानों ने एक ऐसी अंडर वाटर कम्युनिकेशन तकनीक इजाद कर ली है जिसके जरिए वो पानी के अंदर 30,000 वर्ग